अजरा खामोशी से चाय पीती रही, फिर इसने प्याली रखी, सवाली अंदाज में हमारी तरफ देखने लगी। मिस अजरा, आपने अपना लेटर देख लिया? इसमें आप साईं भाई की सेक्रेटरी हैं। अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी तनख्वाह 2000 रुपये माहवार मुकर्रर की गई है, फिलहाल आप इसे कबूल कर लें, बाद में हम और बढ़ा देंगे। तालूत ने कहा, जी? अजरा फिर चौंक पड़ी। इसने मुतगय्यराना अंदाज से हमारी शक्लें देखी। इसका सांस फूलने लगा। आप फिक्र न करें मिस अजरा, इस फर्म को आपके तावन की जरूरत है। आप इब्तदा में ये तनख्वाह कबूल करेंगे, हम 1 माह आपका काम देकर मजीद बढ़ा देंगे, फिलहाल आप इसके कम होने का ख्याल न करें। अजरा के हवा से एक बार फिर जवाब देने लगे थे। इसने पड़ी पड़ी आंखों से परवाना तकर्री को देखा। ये मजाक नहीं हो सकता था। खूबसूरत लेटर पैड पर बाकायदा टाइपशुदा तहरीर थी, जिस पर मेरे दस्तखत भी थे, लेकिन इतनी तनहा के वहम गुमान में भी ना थी। इस बेचारे को क्या मालूम था कि वो किन सरफेरों में आ फंसी है। अब मैं जाऊं? उसने फंसी फंसी आवाज में पूछा। जरूर, खुदाफिज। हाँ तसद्दक बराए करम, तुम इस हजरा को कैशियर के पास ले जाओ, इन्हें कंपनी के असूल के मुताबिक 1 माह की तनख्वाह एडवांस दिला दो। मैं भी इनका साथ चला जाऊं? जमशेद ने पूछा। जरूर चला जाए। तालूत भी इसी की मादम मुंह टेरा करके बोला और जमशेद भी उठ गया। अजरा ने हमें सलाम किया और फिर जमशेद और तसद्दक के साथ बाहर निकल गई। मैंने गहरी सांस ली थी। ये जमशेद भाई को क्या हुआ? तालूत मुतगय्यराना अंदाज में बोला। हाँ, ये लड़की तो उनके प्रोग्राम में किसी तौर शामिल नहीं हो सकती। मैंने कहा, मुमकिन है ऐसे देखकर सिर्फ हमदर्दी जाग उठी हो। हाँ मुमकिन है, वैसे लड़की की हालत काबिल रहम है, लेकिन तकदीर की सिकंदर है। क्यों? जाहिर है यहाँ आ गई वैसे का जहाँ पर मौजूद थे। वो आरफ, ऐसी बात मत करो, मैं क्या हैसियत रखता हूँ? सिर्फ अल्लाह का करम है कि इसके बंदों की खिदमत तो सफर फर्ज है, जिस हद तक ये फर्ज पूरा कर दे बस। मैंने तालूत की बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद तसद्दक वापस आ गया। हमने सवालिया अंदाज में से देखा। जी, अदायगी कर दी गई है। कर दी गई? मैंने कहा, जी हाँ। तसद्दक ने जवाब दिया। तो जमशेद भाई कहाँ है? उसे बस में बिठाने गए हैं, तसद्दक ने जवाब दिया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हमारे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई, फिर हम संजीदा हो गए। दावतनामे तकसीम कर दी गई? तसद्दक, जी हाँ, जो फिर आपने इनायत की थी इसके मुताबिक। वेरी गुड। शमशेर को कार्ड भिजवाया? जी हाँ। कौन ले गया था? उसने अपने असिस्टेंट शौकत को भेजा था। मैंने अपने असिस्टेंट शौकत को भेजा था। इसने कुछ बताया? जी हाँ, शमशेर ने काफी कुरैत की, लेकिन मैंने इसे हदायत कर दी थी कि सारे जवाब को गोल मोल कर दिया जाए। तसद्दक ने मुस्कुराते हुए कहा। हमने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। सिर्फ शमशेर की वजह से कार्ड ऐसे छपवाए गए थे कि इनसे हम लोग की हकीकत ना खुल सके, और जब शमशेर आ जाए तब उसे पता चल सके। बहरहाल खूब उम्दा तफरीह शुरू होने वाली थी। बहुत सी जरूरी मालूमात हासिल करने के बाद हम वापस चल पड़े। इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल थी, अब क्या कोई कसर नहीं रह गई थी। रास्ते में मैंने तालूत से अपने मतलब की बातें शुरू कर दी। बहरहाल अफशा के मामले में जो कुछ हुआ, मैं इससे खुश नहीं हूँ तालूत। खुश तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन हमें तनवीर साहब को एक चांस देना चाहिए। मुमकिन है वो अपनी इस्लाह कर लें, वरना इसके बाद इनकी सबका हरकतों का बदला ले लिया जाएगा। वैसे वो हमारे चले आने को महसूस तो करेंगे। मुमकिन है, वैसे इस वक्त इनकी खामोशी मुजरमाना थी। अभी तो रात बाकी है। मैंने कहा, क्या मतलब? बेगम साहबा अफशा की गुफ्तगू के बारे में जरूर बताएंगी। हाँ, छुपाना तो खतरनाक होगा, देख लेंगे यार। तालूत लापरवाही से बोला। फिर चौंका। अरे सुनो, दोपहर का खाना खाकर चलेंगे, शाम की चाय और रात का खाना भी गोल करेंगे। ये भी ठीक है। कोठी पहुंचे और दोपहर के खाने में शरीक हुए। तमीर साहब तो इस वक्त भी हमें मौजूद नहीं थे, ना ही इनके शाम की चाय पर मुलाकात हुई। मौसम बेहद खुशबू था। चाय के बाद हम बाग में खेलने लगे। सब लोग साथ थे, खुशकपियां हो रही थी। दूसरे जमशेद आता नजर आया, सब खुश हो गए। ये जमशेद भाई आजकल मुश्किल गायब रहने लगे हैं। सीमी ने कहा, कोई पूछता ही नहीं है इस बेचारे को। अफशा ने कहा, नहीं ये बात नहीं है, बड़ी माँ ने दोपहर के खाने पर भी तशवीश जाहिर की थी, शाम की चाय पर भी इसी खास तौर से पूछा था। बस वही पूछ लेती हैं, इतना बुरा आदमी भी नहीं है। मैंने कहा, हुलिये से आदमी लगते हैं कहाँ? हुलिये से आदमी लगते ही कहाँ हैं? अफशा नाक कोड़कर बोली। जमशेद करीब आ गया। वह हस्बे आदत अहमकाना अंदाज में एक एक की शक्ल देख रहा था। सब खामोशी से उसे देख रहे थे। फिर जमशेद अहमकाना अंदाज में हंसने लगा। उसकी एक झिबी झिबी हंसी पर सबको हंसी आ गई। जमशेद एकदम इस अंदाज में संजीदा हो गया जैसे किसी गलती का एहसास हो गया हो। क्या हाल है जमशेद भाई? अफशा ने पूछा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट तुम लोग इतना सैड क्यों? हाय। जमशेद ने पूछा। बस हाय। सीमी ने कहा, क्यों हाय? हाय हाय। सीमी सी मस्करे सापन से बोली, फिर हंसी छूट गई। आप गायब क्यों रहने लगे हैं जमशेद भाई? शकीला ने पूछा। है बेचारे जमशेद को कुछ हो गया है। सीमी ने कहा, अरे क्या हो गया है? अफशा तशवीश से बोली। अरे क्या हो गया? अफशा तशवीश से बोली। सुर्ख हो गए हैं। कमाल ने लुकमा दिया। कहाँ खो गए हैं? एहसान भी खामोश ना रह सका। गिर पड़े होंगे कहीं, ये लापरवाह जो है। शकीला ने कहा, संभाल कर रखने चाहिए थे, सुरों के अलावा और था क्या इनके पास? अफशा ने कहा, देखिए ना आजकल याद आधे रह गए, कभी मुकम्मल ही नजर नहीं आते। जमशेद भाई आपने गिटार कहाँ बेच खाया? कमाल बोला। जमशेद के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो बेचारा खामोशी से हदब बना हुआ था। फिर इसने इसी फीकी मुस्कुराहट से कहा, आप सब लोग अपना अपना बोली बोला, मगर अफशा ने जो बात किया वो सबसे टॉप था। वो बोला, संभाल के रखना चाहिए था, सुरों के अलावा और क्या था हमारे पास? ऑल राइट। वो फिर मुड़कर वापस चला गया। अरे अरे जमशेद भाई, सीमी अफशा चाहिए, लेकिन जमशेद रुके बगैर अंदर चला गया। हम लोग भी हैरान रह गए थे। जमशेद की थोड़ी बहुत कहानी मालूम थी, बड़ी उम्दा बात हो गई थी, लेकिन इस अहमद के दिल पर चोट लगी थी। कुछ भी हो, बहरहाल इंसान था। हजरात, मैं ऐलान करता हूँ जमशेद भाई को कुछ हो गया है। कमाल ने कहा, वाकई हैरतनाक बात है, इनकी समझ में भी कुछ आ सकता है। अफशा बोली, लेकिन इन्हें हो क्या सकता है?
इश्क? सीमी ने पूछा। मुमकिन है, लेकिन अब इनके इश्क का टट्टू किस दौड़ा है? किसकी शामत आई है? आई होगी किसी नसीबो मारी की। शकीला ने कहा। हम इस नसीबो बारी के बारे में सोचने लगे जिसकी सिफारिश जमशेद ने की थी। प्यारी सी मासूम सी लड़की। काफी देर तक बाग में चहलकदमी होती रही। फिर मौका पाते ही अफशाने का साइम साहब, वो रात के खाने के बाद आएंगे तुम्हारे पास? हाँ आ जाऊंगा, फिर क्यों ना यहाँ बाग में आ जाए। बाग में आ जाइए इस बारे के पास। ओके, मैंने कहा। अफशा मुतमईन हो गई। सुबह को आप नाश्ते पर मौजूद नहीं थी। नवाब जलालुद्दीन के सामने यूं ही तस्करा हो गया। कमरे में तालूत मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे अफशा से गुफ्तगू की तफसील बताई। इसने भी मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। ठीक है आरफ, मुनासिब यही है। वैसे अच्छा है मामलात में कुछ तब्दीलियां ही आए। और मैं फिर हंसने लगा। फिर हम सो गए। दूसरे दिन हस्बे मामूल था दिन के 11 बजे हम कोठी में रहे। फिर इजाजत लेकर निकल आए। कारपेट सेंटर पहुंचे तो जमशेद साहब मौजूद थे। मेरी माने जमशेद भाई, तो आप अमेरिका की सुकूनत तरक करके वापस अपने वतन लौट आए। यह हम कारोबार में आपकी मदद करेंगे। वक्ती तौर पर तो ये फर्म हाजिर ही है। मेरा दिली ख्वाहिश यही है, बट इन लोगों को छोड़ना भी मुमकिन नहीं है, वरना। और सुनाए क्या हाल है? ठीक है। कल आपने अफशा की बात का बुरा माना था। हो नहीं, अफशा ठीक बोला था। हम एकदम कलाश इंसान है। क्या है हमारे पास? इस अमेरिकन लोग हमें ब्लैक इंडियन बोलता है। हमारे मुल्क का लोग हमें अमेरिकन उल्लू। ना हमारा वतन वो ना ये। ऐसा फूश लोग कौन होगा जो अपने वतन में घर और इज्जत हासिल करने की बजाय अपना वतन ही खो बैठे। बस एक गिटार है जिसके सुर बेसुर हो गए हैं। बस एक गिटार है जिसके सुर बेसुर हो गए हैं। हमने उसे रात को तोड़ दिया। अरे, हम दोनों चौंक पड़े। हाँ, अब हम गिटार नहीं बजाएगा। जमशेद ने कहा। इसकी आवाज सपाट थी लेकिन चेहरे के तासुरात गंभीर थे। हमें इसकी कैफियत से बहुत दुख हुआ था। इन लोगों ने वाकई बदतमीजी की थी जमशेद भाई। हम इन्हें डांटेंगे। अरे नहीं नहीं, ठीक बात पर किसी को डांटना मुनासिब नहीं है। प्लीज आप इन लोगों को कुछ नहीं बोलेंगा। जमशेद ने कहा। तसद्दक? मैंने तसद्दुक को आवाज दी। जनाब, वो अजरा आई है? जी, वो वक्त पर आ गई। कहाँ है? काउंटर ऑफिस में बैठी है जनाब। मैंने सेक्रेटरी की हैसियत से इनकी सीट लगवा दी है और इनके तलब करने पर कुछ काम इनके स्पुर्द कर दिया है। वेरी गुड। ऐसे एहसास नहीं होना चाहिए कि हमने इसे खुसूसी मुराद दी है। वैसे जमशेद भाई, कल आप इसके साथ गए थे बस स्टॉप पर। इसे बस पर छोड़ने। इस लड़की से आपकी जान पहचान कहाँ हो गई? वेटिंग हॉल में। वो खुद हमसे बोला इसे नौकरी का जरूरत है। हमें इस पर तरस आ गया। तरस या कुछ और सॉरी, क्या हम गलत लफ्ज बोल गया? इसे तरस नहीं बोलता। जमशेद ने कहा। बोलता तो है, लेकिन बहरहाल आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आप पर शक करने को दिल नहीं चाहता। मैंने कहा। जमशेद खामोश होगा। फिर मैंने तसद्दुक से कहा। तसद्दुक, तुम जमशेद साहब से जरूरी अमूर में मशवरे लेते रहा करो। बहरहाल इनका ताल्लुक अमेरिका से है। एक जदीदी मुल्क है। बाज़ अमूर में ये मुफीद मशवरे देते रहेंगे। और जमशेद भाई, बराए करम आप जब तक यहाँ हैं हमारी मदद करें। आप बाकायदा दफ्तर आया करें। हम आपको हकीसा नजराना भी पेश कर दिया करेंगे। जमशेद ने एहसान मंदी से गर्दन झुका दी थी। बाज़ का तुम ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हो रूह खुश हो जाती है। दोपहर को अपनी नई कोठी जाते हुए तालूत ने कहा। मसला? अब जमशेद के बारे में मेरे ज़हन में ये बात नहीं आई थी। इस बेचारे को कोई घास नहीं डालता। यहाँ तक कि बड़ी माँ भी इसके तरफ तवज्जो नहीं देती। ना जाने इसके पास कुछ रकम भी है या नहीं। बाजार तो इसका कोई खर्च नहीं है, लेकिन फिर भी। हाँ यार, बहरहाल वो भी इन लोगों की फहरिस्त में शामिल होगा जो हमारे पसंदीदा है, जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है। बेशक, तालूत ने जवाब दिया। इन मामला में बेस संजीदा हो जाता था। कोठी के गेट पर नए चौकीदार ने इस्लाम किया। वो दरवाजा खुदकार था, लेकिन बहरहाल चौकीदार की जरूरत तो थी। इसके अलावा तसद्दुक को दफ्तर मुलाजमत रवाना कर दिया गया था, जहां से इसे कोठी के लिए मुलाजमों का बंदोबस्त करना था। हम अंदर दाखिल हो गए। हमारे का आखिरी जायजा लेने लगे। हर तरफ से मुकम्मल हमारा थी। बस मुलाजमों की कमी थी, लेकिन ये कमी ठीक 3 बजे पूरी होगी। तसद्दुक मुलाजमों की पूरी फौज ले आया था। इनमें हानसामा भी थे, बैरे भी, घर की सफाई करने वाली खादमाएं थी और माली भी। तकरीबन 21 अफराद थे। तालूत के सामने जरूरतमंद आ जाए और किसी को मायूस कर दे नामुमकिन बात थी। चनाचा सारे मुलाजिम रख लिए गए। इसके अलावा 2 दर्जन खूबसूरत कारें भी आज खरीद ली गई, जिनके लिए ड्राइवरों का बंदोबस्त भी दफ्तर और रोजगार से किया गया। यूं आज सारे काम मुकम्मल हो गए। मुलाजमों के लिबास के लिए तालूत ने खसूसी हदायत जारी कर दी थी और मैं दौलत के इस खेल को देख रहा था जो काम मुंह से निकलता चुटकी बजाते पूरा हो जाता। कहाँ ऐसी जिंदगी गुजारी थी, कहाँ ऐसा खेल देखा था। मैं देख रहा था और खुद को इस खेल में शामिल पाकर अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। यहाँ के सारे कामों से फरागत पाकर हम चल पड़े और तनवीर साहब के मकान पर पहुंच गए। कोठी में चहल पहल थी। इसकी रूह रवां अफशा थी। इसने कल की तैयारियां शुरू कर दी थी। लिबासों का इंतखाब हो रहा था, न जाने क्या क्या। हमें रूहानी मसरत हो रही थी। तालूत भी खुश था। रात के खाने पर तनवीर साहब ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि इसने अपने कुछ दोस्तों को मदऊ किया है। अगर अब ना करते तो मुझे दुख होता। तालूत ने कहा। कार्ड कम तो नहीं पड़े? मैंने पूछा। नहीं भाई, वो तो जोर से ज्यादा छप गए थे। तनवीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। अब कल का क्या प्रोग्राम है भाई? यकीन करो बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरा है। बड़े बड़े ख्याली बुत बनाए हैं तुम्हारी फर्म के बारे में। नवाब जलालुद्दीन ने कहा। सारी तैयारी मुकम्मल है नवाब साहब, कोई काम बाकी नहीं रह गया। दरहकीकत तनवीर साहब ने हमें तसद्दुक की शक्ल में एक जबरदस्त तोहफा दे दिया है। चिराग के जिनकी तरह हर काम चुटकी बजाते में कर देता है। आदमी कुछ खूबियों का जरूर है, लेकिन मैंने इसकी सलाहियत के बारे में कभी गौर नहीं किया था। बहरहाल मुझे खुशी है तुम्हारे काम आ सका। कल के प्रोग्रामों के बारे में चंद अहम बातों की इजाजत चाहता हूँ। मैंने कहा। हाँ हाँ, इजाजत है। नवाब जलालुद्दीन जल्दी से बोले। जैसा कि अर्ज कर चुका हूं कि कल ही हम अपने मकान में मुंतकिल हो जाएंगे।
फर्म के इफ्तिताह से फरागत के बाद हम सब सीधे वहीं चलेंगे और मेरी मदमाना दरख्वास्त है कि नवाब जलालुद्दीन और तनवीर साहब चंद रोज हम गरीब वतनों के साथ गुजारें। आपको इल्म है हमारा यहाँ आप लोग के सिवा कोई नहीं है। इस मकान में जाकर हम खुद को तनहा महसूस करेंगे, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमें वहाँ की आदत डालेंगे तो हम ममनूए करम होंगे। तनवीर साहब के चेहरे पर उलझन नजर आई, वो किसी कश का शिकार हो गए थे। न जाने इनकी जज्बाती कैफियत क्या थी, लेकिन नवाब साहब सादा लोही से बोल पड़े, अम्मा ये भी कोई कहने की बात है, हद हो गई। चंद रोज नहीं साहब ज्यादा चंद हफ्ते को, भाई मैं तो अब बाकी वक्त तुम्हारे घर पर ही गुजारूंगा, और ये तनवीर इसकी क्या मजाल है कि। लेकिन सवाल है जलाल भाई कि वहां जाने की जरूरत ही क्या है। तनवीर साहब उलझे हुए अंदाज में बोले, क्या मतलब ये अपने घर ना जाए, सारी जिंदगी तुम्हारे दर पर पड़े रहें, ये कोई गैर जगह नहीं है। तनवीर साहब ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन भाई बच्चों ने घर बनाया है, उसे आबाद करना भी जरूरी है। आज तनहा है, कल तनहा ना होंगे। इसे आबाद करने के लिए तुम्हें पूरी पूरी मदद करनी होगी। जिंदगी में एक दिलचस्पी पैदा हो गई थी। घर आते हुए इन लोगों का तस्वर आता था तो एक दिलचस्पी खुशी का एहसास होता था, लेकिन न जाने क्यों तनवीर साहब कुछ कहते कहते रुक गए, फिर गर्दन हिलाते बोले, हालांकि ये सब कुछ कहने का हक नहीं रखता, यहाँ इनके साथ बुरा सलूक भी हुआ है, लेकिन गलतफहमियां बाज़ न जाने क्या क्या गुल खिलाती हैं। ओ हमारी जिंदगी का एडवेंचर था तनवीर साहब, बराए करम उसको भूल जाएं। तालूत जल्दी से बोला, लेकिन तुम्हें अभी मकान की क्या जरूरत थी, कसूर तुम्हारा तो नहीं है। तनवीर साहब ने उलझे हुए लहजे में कहा, कसूर कैसा कसूर। नवाब जलालुद्दीन बोले। तनवीर साहब चौंक पड़े, हाँ मैं ये कह रहा था। वो घबरा गए। बहरहाल खुदा तुम्हें मुबारक करे, मुझे जो हुक्म दोगे इससे इनकार नहीं करूंगा। तनवीर साहब बोले। उनके चेहरे पर उदासी फैल गई थी और रात को तालूत ने इस बारे में खास तौर से तस्करा किया। तुमने तनवीर साहब का कैफियत देखी? हाँ, दिल का बुरा इंसान नहीं है। गौर के इसके मुंह से क्या निकल गया था, कसूर वाली बात कर रहे थे। मैंने मुस्कुरा कर, हाँ वैसे ये बात ठीक ही है, हर इसमें मेरा क्या कसूर है। जी हाँ, किसी के घर में जबरदस्ती आग उससे इसकी बेटी को शीशे में उतार लिया, अब कह रहे हो कसूर तुम्हारा नहीं है। इसमें भी तुम्हारी हरकतें मददगार थी, मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा बस अब सो जाओ, कल का दिन मसरूफ तरीन दिन है। तालूत ने करवट बदलकर कहा, मैंने फौरन के हुक्म की तामील की। दूसरे दिन खासी चहल पहल थी, मेरे ज़हन में खलबली थी। बड़ी माँ ने तनवीर साहब को अफशा से होने वाली गुफ्तगू बताई या नहीं, अगर बता दिया तो तनवीर साहब का रद्द-ए-अमल क्या है, लेकिन नाश्ते पर तनवीर साहब दूसरे सभी लोग नॉर्मल थे। मुझे अपनी गलती का एहसास था। रासम की अंगूठी अभी तक मेरे पास थी। मुझे एक रात और बड़ी माँ और तनवीर साहब के कमरे में गुजारनी थी। पोजीशन तो मालूम हो जाती, बहरहाल अब तो वक्त गुजर गया था, मुमकिन है अफशा को इंकिशाफ करे। नाश्ते के वक्त तनवीर साहब कुछ उदास हो गए, इस बात को सभी ने महसूस कर लिया। क्या बात है तनवीर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नवाब जलालुद्दीन ने पूछा। हाँ भाई साहब क्यों? बस यूं ही कुछ थके थके महसूस हो रहे हो, इन लोगों के जाने के तस्वर से उदास हो गया। दरहकीकत इनसे बड़ी चहल पहल थी। और तनवीर इसकी बात मत करो, जिसका ये जलालाबाद में थे इसका तो हमारी इसी तरह हालत खराब थी। शुक्र करो ये इस शहर से नहीं जा रहे हैं। भाई तुम तो वाकई खुश नसीब हो, चंद मील के फासले पर होंगे। मैं तो जलालाबाद जाकर यहाँ की तफरीयात को जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। है मुमकिन है मुझे भी यहाँ ही बंदोबस्त करना पड़े। सच अब्बाजान, यहाँ एक मकान खरीद लें, जलालाबाद करिंदों के हवाले कर दे, बस कभी कभी वहां जाकर देखभाल कर ली जाएगी। कभी आप, कभी एहसान, कभी हम सब यहीं रहेंगे, यहाँ जिंदगी है। सीमी ने कहा और नवाब साहब पर ख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगे। फिर जब ये अचानक चले आए तो हफ्तों पेट भर कर खाना नहीं खाया किसी ने। ईमान से पूरे जलालाबाद पर शौक तारी था। सीमी ने कहा, अचानक चले आए थे ये लोग? अरे बस ना पूछो, तड़पता छोड़ आए थे सबको। मैंने सैकड़ों मील खंगाल डाले, नवाब साहब ने कहा। फिर दूसरे लोगों को हमारे घोड़ों पर फरार होने का किस्सा सुनाने लगे। अल्लाह, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? बड़ी माँ बोली। कोई बुरी नीयत नहीं थी, बस नहीं चाहते थे कि हम लोग का रोना धोना देखें। नवाब साहब ने कहा। फिर बोले, हाँ तो हजरात हमारे लिए कोई खिदमत? बस दुआओं की जरूरत है, कारकुन सारे काम मुकम्मल कर लेंगे, हम यहाँ से 4 बजे चलेंगे। और गोया मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात है, तुम्हारी मर्जी भाई। ये बात नहीं जनाब, सारे मामला इत्मीनान बख्शे हैं। दरअसल ऐन वक्त पर चलकर हम आपसे अपने इंतजाम की दाद वसूल करना चाहते हैं। तालूत ने कहा, भाई तुम लोग क्या कर सकते हो, इसका फैसला तो कोठी को देखकर ही होगा। भाई तुम लोग क्या कर सकते हो, इसका फैसला तो कोठी देखकर ही हो गया, तनवीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। और नवाब साहब का सीना फखर से फूल गया। दोपहर का खाना अलविदाई खाना था, इसलिए खसूसी एहतमाम किया गया था। इसके बाद रात को तो हमारी कोठी में दावत थी। यहाँ भी एक कदवास कैफियत थी। यहाँ दोपहर के खाने के बाद अफशा हमारे कमरे में आ गई। वो मुस्कुराती हुई अंदर डाली। हम दोनों ने इसका खैर मकदम किया। अरे आदिल भाई, वो बेचारी शकीला आपको तलाश करती फिर रही है। अफशा ने कहा, एक हाल की लड़की, सीधी बात कर, दरखास्त कर तो चले जाएंगे। तालू तकड़ कर बोला। अफशा हंस पड़ी। हजूर सरकार, माई बाप बंदी इल्तिजा करती है। वो हाथ जोड़कर बोली, हाँ अच्छा क्या याद करोगी। तालूत ने कहा। कमरे से बाहर निकल गया। मैं और अफशा हंस पड़े थे। फिर अफशा मेरी तरफ देखते बोली, हुजूर कनीज के लिए कोई काम तजवीज किया होता क्या? मिली कोई लिबास का इंतजाम भी कर देते। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा एक बात तो बताओ कि वो जो आपने बड़ी माँ से जो कुछ कहा था, उन्होंने तनवीर साहब से इसका तस्करा किया या नहीं? आप अभी तक इस मामले में उलझे हुए हैं। हाँ अफशा प्लीज मुझे बताओ। मेरा ख्याल है कि अम्मा जी गोल कर गई, इनकी हिम्मत नहीं बड़ी होगी। अफशा ने कहा। हाँ, तनवीर साहब के रवैये में कोई नुमाया तब्दीली पैदा नहीं हुई, होगी भी नहीं। वैसे मैं आज करूँ, घर में सब आपसे मोहब्बत करते हैं। ये बात जो हुई है सिर्फ एक ऐसे तस्वर से हुई है जो वालिदैन के ज़हनों में होता है, सिर्फ दुनिया का खौफ। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे ऐसे ठीक हो जाएंगे। अफशा ने आखिर में मुस्करेपन से कहा।
जी हाँ, मैंने पुरजोर तायद की। अफशां हंस पड़ी, फिर संजीदा होकर बोली, अरे हाँ, इफ्तिताह कौन करेगा? आप तैयार नहीं हैं? नहीं प्लीज, तमाशा ना बनवाएं, अफशां ने आजिज़ी से कहा। ठीक है, फिर आप फैसला फरमा दें। मैंने कहा, नहीं, इसके बारे में आपके ज़हन में कोई तसव्वुर तो होगा। है तो, हाँ है तो सही, लेकिन अगर आप मुत्तफिक ना हुई तो आपको मना कर दूंगी। अफशां ने कहा, वाकई? क्यों, क्या मैं मना नहीं कर सकती? ये क्यों नहीं कर सकती? ये आप ही तो इसकी मालिक हैं। तभी तो कह रही हूँ, अफशां ने जवाब दिया। तब सुनिए, अभी ये बात मेरे आदिल और तसद्दुक के दरमियान है। हम बुआ से इफ्तिताह कराएंगे। बुआ से? अफशां हंस पड़ी। हाँ, और इसके बाद इन्हें तहाइफ पेश किए जाएंगे। ईमान से बहुत शरीक है आप दोनों। अफशां हंसती हुई बोली, आपकी मंजूरी चाहिए? खुशी से मंजूरी है। ठीक है, खुदा का शुक्र है। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। मुमकिन है आदिल भाई मौजूद हों और दरवाजे के पास से हमारी बातें सुन रहे हों। अफशां हंसती हुई बोली और मैंने उसे खुदाफिज कहकर रुखसत कर दिया। शाम को ठीक 3:45 हमारी तमाम कारें तनवीर साहब की कोठी पर पहुंच गई। इनमें 2 कीमती कारें हमारे इस्तेमाल की थी, बाकी स्टाफ वैन स्टाफ कारें थी जिन पर कारपेट सेंटर के मोनोग्राम थे। बावर्दी ड्राइवर गाड़ियों को कितार में खड़ा करके इनके नजदीक मौदब खड़े थे। मुलाजमों ने अंदर आकर इतला दी। सब तैयार थे, हाल में बैठे हुशकपियां कर रहे थे। चलिए हजरात, मैंने खड़े होकर दरखास्त की। सब खड़े हो गए, लेकिन कोठी के बैरूनी दरवाजे के बाहर का मंजर देखकर एक लम्हे के लिए सब ठिठक गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, नवाब जलालुद्दीन के मुंह से निकला। ड्राइवरों ने झुककर गाड़ियों के दरवाजे खोल दिए। रास्ते में मुकम्मल खामोशी रही। इस शान शौकत की नवाब जलालुद्दीन को भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि हमारे बारे में वो सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी कोई हद जरूर होती है। कोई खेल कहीं जाकर खत्म होता है। हमने जलालाबाद खरीद कर नवाब जलालुद्दीन को दे दिया था, मामूली बात नहीं थी। अब ये सब कुछ कोठी देखकर इनकी आंखें खुल गई थी, और अभी तो एक मामूली सी झलक थी उन्होंने देखी थी उन्होंने। अभी तो बहुत कुछ बाकी था। थोड़ी देर के बाद हम कारपेट सेंटर की शानदार इमारत में दाखिल हो गए। बैंड बज रहे थे, तसद्दुक ने खूब हंगामे किए थे। बेशुमार मेहमान आ चुके थे। दिलचस्प बात जो हमने देखी वो ये थी कि शमशेर तसद्दुक के पास खड़ा था। अकब में जमशेद भाई मौजूद थे। तसद्दुक ने आगे बढ़कर हमारा इस्तकबाल किया। ये अनोखी बात थी। हालांकि हमें मेहमानों का इस्तकबाल करना चाहिए था, लेकिन मेहमान हमारा इस्तकबाल करे थे। वैसे रोहे रवा तसद्दुक था। इस वक्त वो कीमती सूट पे खूब जच रहा था। बेशुमार लोगों ने हम सबको फूलों में ला दिया। अजीम शान हाल में एक स्टेज बनाया गया था जिस पर माइक वगैरह लगे हुए थे। नवाब जलालुद्दीन भी इस वक्त खोए हुए थे, एक एक चीज देख रहे थे। हॉल की डेकोरेशन, दूसरे काम, फिर मेहमानों से तारुफ हुआ। शहर के मोअज़्ज़िज़ लोग जिनका ताल्लुक हर महकमे से था। ये तनवीर साहब की कार्रवाई थी। उन्होंने जानबूझकर ऐसे लोगों को मदऊ किया था जिनसे मुस्तकबिल में हमारा वास्ता पड़ सकता था। बहरहाल इसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई। इमारत इतनी बड़ी थी कि बेशुमार मेहमान एक हाल में ही समा गए थे। मेहमानों की खातिर मदारत का ठेका एक आला दर्जे के होटल को दे दिया गया था। सुर्ख और सफेद वर्दी में मलबूस बहरे ट्रालियां लिए फिर रहे थे, जिनमें शराब के अलावा हर चीज मौजूद थी। इसके बाद इफ्तिताह का वक्त आया। शोरूम के दरवाजे पर फीता लगा था जिसको काटने वाले के नाम का अभी ऐलान नहीं हुआ था। बिलाखिर इसका ऐलान भी तसद्दुक ने किया। बुआ इस वक्त इसके करीबी खड़ी थी। तसद्दुक ने कहा, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से दरखास्त है कि मतवज्जा हो। आज का मेहमान एक खुसूसी जिस हस्ती को मुंतखब किया गया है, इनसे हमारे कुछ जज्बात वाबस्ता हैं। बुजुर्ग ही हमारे रहनुमा और रहबर होते हैं। पहले वो हमारी परवरिश करते हैं, इसके बाद हमें जिंदगी के रास्तों पर गामजन करते हैं। इब्तिदा में इनका अमल हमारे जिस्म और ज़हन की नशोनुमा करता है, और बाद में इनकी दुआएं रहबर होती हैं। चनाचा कारपेट सेंटर के इफ्तिताह के लिए जनाब आदिल और जनाब साइम ने बुआ यकीन को मुंतखब किया है। तसद्दुक ने बुआ का हाथ ऊंचा कर दिया। ए हट, यहाँ भी बाज नहीं आता कम बात। बुआ ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया, दांत पीस कर बोली। कुछ मेहमानों ने कहके लगाए और तसद्दुक घबराए हुए अंदाज में पीछे हट गया। बुआ तो वहां भी 2-4 जड़ सकती थी। नवाब साहब तनवीर साहब ने पुरजोश तालियां बजाई थी। तब मैं आगे बढ़ा, तशरीफ ले चले बुआ। ए कहा भैया, हाय, इतने सारे मर्दों में मेरी तो जान वैसे ही हलकान हुई जा रही है। हमारे इस छोटे से कारोबार की इफ्तिताह करेंगी। मुझसे करना नहीं आवे भैया, किसी और से करा लो, लजाजत से बोली। ओ बुआ, हम आपको बता देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम आपके हाथों की बरकत चाहते हैं। ए मेरे मौला, मैं क्या करूं? बुआ बुरी तरह घबरा रही थी। मरी क्यों जा रही है बुआ? सबके सामने मजाक बनवा रही है। कोई हाल तो नहीं चलाना पड़ेगा आपको? सीमी ने कहा। अफशा और शकीला हंस पड़ी थी। चलो अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बुआ आगे बड़ी। मेहमान पीछे पीछे चल रहे थे। ये मुए के पीछे लग गए हैं, देखो तो सबके सब चले आ रहे हैं। अरे अरे बुआ, ये हमारे मेहमान हैं। अफशा आवाज दबाकर बोली। तो ये भी आएंगे? बुआ बोली। हाँ, जाहिर है आपने उन्हें बुलाया है। अरे अरे लोग, कसम ले लो, एक से भी कहा हो, मैं क्यों बुलाती इन मिट्टों को? बुआ अपनी पोजीशन साफ करने लगी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलती रहे। अब ये सब मेरा तमाशा देखेंगे। बुआ हलकान हुई जा रही थी। इन्हें गुमान भी नहीं था कि इनके ऊपर कैसी पिता इन्हें गुमान भी नहीं था कि इनके ऊपर ऐसी बीतेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। ए जमशेद, बुआ ने राजदाराना अंदाज में जमशेद से कहा। यस यस, क्या बोलता पड़ा बुआ? जमशेद झुक गया। क्या होगा बेटा, क्या करेंगे अब ये सब? ओ हो, अब ये कैंची लाएगा और सबके सामने तुम्हारा चोटी काटेगा। जमशेद ने ऐसा से कहा, लेकिन मैंने सुन लिया था। बिलाशुबा ने बदमाशी की थी। बुआ सहम कर रुक गई। दूसरे लोगों ने जमशेद की बात नहीं सुनी थी। सब बुआ को पीछे से धकेल रहे थे। बुआ का जर्द हो गया था। इनकी कोई सुन तो रहा नहीं था, बस इन्हें सूली पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा था। इतने लोगों के सामने वो ज्यादा बोल भी नहीं सकती थी। अच्छी तकरीब में आई थी। बिलाखिर इन्हें फीते के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया गया। फिर एक मुलाजिम हाथों में चौड़ी कश्ती लेकर करीब पहुंच गया जिसमें एक कैंची रखी हुई थी।
बुआ ने कैंची देखी तो उनके रहे सहे ओसान खता हो गए, चक्कर आगे गिरने लगी, समझने लगी तवीसा का सहारा लिया। फिर लड़ती हुई आवाज बोली, ए बच्चे बस इस आखिरी उम्र में मुझे बेइज्जत होने से बचा लो, हाय चोटी कट गई तो लोग क्या कहेंगे, कहाँ मुंह काला किया था। अरे तो और क्या कर रहे हो तुम सब मिलकर, मुझे सिर्फ जलील करने के लिए धूमधाम नहीं की गई। बराए करम बुआ कोई ऐसी वैसी बात ना करें, इसका तमाम लोग की निगाहें आप पर है, आपको सिर्फ इतना काम करना है, इस कैंची से फीता काट दें। क्या काट दें? बुआ चौंकर बोली, ये रंगीन फीता। तनवीर साहब ने फीते की तरफ इशारा किया, इसे काटने से क्या हो जाएगा, बस सिर्फ यही काम है आपका। हे लो, कहाँ गया ये जमशेद, कह रहा था मेरी चोटी कटेगी। बुआ के चेहरे की रौनक वापस आ गई। ए भैया तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, ए कहाँ गया ये जमशेद? लेकिन जमशेद अब लोगों के हजूम में खिसक गया था।